हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग कैपिटल। मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रैक्टिस सेट एसएससी जेई के लिए, स्पेशली फॉर सिविल इंजीनियर्स। ये हमारा 4th सेट है। इससे पहले ऑलरेडी हम 3 सेट बना चुके हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के एंड हो जाने के बाद आप उस वीडियोस को भी ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें भी हमने बहुत ही बेसिक जो रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं उनको करवाया है। अभी हम बेसिक लेवल पे ही चल रहे हैं, जिसमें हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, फैक्ट बेस्ड करेंगे और डेफिनेशन बेस्ड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको डेली के 25 क्वेश्चंस प्रोवाइड करता हूँ और मैं आपसे ये कहूँगा कि आप एक कॉपी और पेन ज़रूर रखिए अपने साथ में, ताकि जो भी क्वेश्चन का आपको आंसर लगता है उसे आप लिखिए। अगर आपका सही हो जाता है तो आप अपने आप को 1 मार्क अलॉट करिए और गलत हो जाता है तो अपने आप को -0.25 मार्क्स प्रोवाइड करिए। ठीक है, इस तरह से क्या होगा कि आपको जो क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में गलत करने वाले हैं उसको आप पहले से आइडेंटिफाई करके उसे एलिमिनेट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, दैट इज रेशियो ऑफ लिक्विड लिमिट टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स फॉर अ सॉइल मास इज कॉल्ड। लिक्विड लिमिट और प्लास्टिसिटी इंडेक्स के रेशियो को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है लिक्विडिटी इंडेक्स, ऑप्शन बी इज श्रिंकेज इंडेक्स, ऑप्शन सी इज कंसिस्टेंसी इंडेक्स एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। क्या बोल रहा है आपसे? लिक्विड लिमिट डिवाइडेड बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स, जिसको अपन आईपी से डिनोट करते हैं, इस रेशियो को क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है। ठीक है, आप चूज करिए इसमें से क्या ऑप्शन आपको लग रहा है कि सही हो सकता है। अगर आपको लगता है कि इसमें से कुछ ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन हो जाएगा डी, जो कि एक्चुअली में इसका सही आंसर है। इस रेशियो का कोई डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दैट इज डी। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, आप जाइए और लिक्विडिटी इंडेक्स, श्रिंकेज इंडेक्स और कंसिस्टेंसी इंडेक्स, इन तीनों के फॉर्मूलेस को कॉपी से, जो भी आपके पास नोट्स हैं, बुक्स हैं, वहाँ से ढूंढ कर लिखिए, ताकि आपको इन तीनों के फॉर्मूलेस भी याद हो जाएं, क्योंकि हो सकता है अगली बार जब पेपर आएगा तो इनमें से कोई सा क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, अगर आपने सही किया है इसका आंसर तो आप अपने आप को 1 मार्क्स दे सकते हैं। अगर आपका आंसर सही नहीं है तो -0.25 मार्क्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, द परफॉर्मेंस ऑफ अ वेल इज मेजर्ड बाय। ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए स्पेसिफिक ईल्ड, बी स्टोरेज कैपेसिटी, सी स्पेसिफिक कैपेसिटी एंड डी परमेबिलिटी कोएफिशिएंट। तो हम देखेंगे इसका आंसर। बताइए आपको क्या लगता है इसका क्या आंसर होगा? आई होप आपने अपनी कॉपी में इसके आंसर लिख लिए होंगे। इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, स्पेसिफिक कैपेसिटी के द्वारा हम वेल की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द फर्स्ट वाटरिंग विच इज गिवन टू द क्रॉप इज कॉल्ड। क्रॉप को जो पहली वाटरिंग करी जाती है, पानी प्रोवाइड किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आर, ए बेस, बी क्रॉप, सी कोर एंड डी डेल्टा। ठीक है, जो भी आपको लग रहा है इसमें से ऑप्शन, उसको आप चूज करिए और ज़रूर से अपनी कॉपी में लिखिए, ताकि आप उसको बाद में बदल ना सकें। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है इट इज़ ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कोर। कोर को हम बोलते हैं जो फर्स्ट वाटरिंग हम प्रोवाइड करते हैं क्रॉप के लिए, उसको हम बोलते हैं कोर। ठीक है, अगर सही हो गया है तो 1 मार्क्स, गलत है तो -0.25 मार्क्स। चलते आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द यूनिट ऑफ ड्यूटी इज। लास्ट प्रैक्टिस सेट में भी हमने ड्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे थे, इसमें भी देखिए अब ड्यूटी की यूनिट पूछ ली हुई है। ऑप्शंस हैं ए हेक्टेयर पर क्यूमैक्स, बी सेंटीमीटर, सी क्यूमैक्स एंड डी क्यूमैक्स पर हेक्टेयर। ठीक है, तो हमने एक फॉर्मूला देखा था कल, D इज इक्वल टू 8.64 बी डिवाइडेड बाय डेल्टा। ठीक है, यहाँ पर D जो है वो आपका ड्यूटी बताता है। अब ड्यूटी क्या होता है? एरिया डिवाइडेड बाय डिस्चार्ज। 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड या 1 क्यूमेक्स के लिए कितना एरिया रिक्वायर्ड है उसे ही हम ड्यूटी बोलते हैं। तो यानी कि इसकी जो यूनिट होगी दैट इज ऑप्शन ए, हेक्टेयर पर क्यूमेक्स। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर। ऑप्शंस हैं कैल्शियम लिग्नोसल्फोनेट, बी विंसोल रेजिन, सी बेरियम क्लोराइड एंड डी फ्लाई ऐश। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम लिग्नोसल्फोनेट। ये क्या होता है? ये आपका वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर होता है। ठीक है, अगर आप सही करते जा रहे हैं तो 1 मार्क्स देते जाइए, गलत कर रहे हैं तो -0.25।
अच्छा, अगर आपको कंफर्म नहीं है तो आप बेवजह में अटेम्प्ट भी मत करिए, आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, और आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में भी अपने आंसर्स को लिख सकते हैं अगर आपको जल्दी जल्दी वीडियो को ख़त्म करना है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द स्ट्रक्चर इन विच नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आर नॉट इनफ टू कंप्यूट द रिएक्शंस आर ए डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, बी इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, सी अनस्टेबल एंड डी अनसेफ। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो है वो सफिशिएंट नहीं है रिएक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं। देखिए, डिटरमिनेट और इंडिटरमिनेट पे हम ऑलरेडी हमारे चैनल पर आपको एक पूरा वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, उनके फॉर्मूलेस बताए हैं, तो आप जाकर उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी देखते हैं इसका जो आंसर है। मैं चाहूँगा कि पहले आप इसका आंसर आपके हिसाब से क्या हो सकता है उसको आप लिखिए, उसके बाद हम इसके आंसर बताते हैं। तो आई होप आप लोगों ने इसका आंसर लिख लिया होगा। इसका जो सही आंसर है दैट इज इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स। अगर किसी स्ट्रक्चर को आप सिर्फ इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि उसके रिएक्शंस को फाइंड आउट कर लेते हैं, तो वो होता है आपका डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। पर अभी यहाँ पर एक वर्ड था नॉट, तो नॉट बोला है यानी कि ये हो गया इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है द ILD यानी कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर रिएक्शन, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट for a fixed beam will be option A linear, B curve, C straight line and D dependent upon type of load। ठीक है, आपसे बोल रहा है ILD बना रहे हैं रिएक्शन, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट के लिए, किस बीम के लिए, फिक्स्ड बीम के लिए। ठीक है, तो पहले आप चूज करिए इसमें से आपको क्या सही आंसर लग रहा है, फिर मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं। चलिए, पहली चीज़ देखिए, फिक्स्ड बीम है, हमें ये देखना होगा कि आपका स्ट्रक्चर किस तरीके का है। आपके यहाँ पर दिया है फिक्स्ड बीम, तो फिक्स्ड बीम क्या होती है, आपकी इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स होती है, इनडिटरमिनेट। तो इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स के लिए जो आपका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनेगा वो बनता है कर्व। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी कर्व। अगर आपका डिटरमिनेट स्ट्रक्चर होता तो उसके लिए जो आपका आंसर हो जाता वो हो जाता लीनियर। लीनियर काय के लिए बनता है, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स के लिए। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखिए, लीनियर और स्ट्रेट लाइन ये तो एक ही बात है। ठीक है, तो दो ऑप्शन तो आपके पहले एलिमिनेट हो गए। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिया है डिपेंडेंट अपॉन टाइप ऑफ लोड। ठीक है, तो लोड पर डिपेंड जरूर करता है आपका जो आपका इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर होता है, पर फिर भी वो भी जो भी आएगा वो भी एक कर्व आएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर आपने ये क्वेश्चन गलत किया है तो आपने आपको -0.25 मार्क्स ऑन आउट करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चीटिंग मत करिएगा, क्योंकि देखिए ये क्या है, ये आपके लिए ही बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, ताकि आपको पता चले कि कैसे क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं, उनको आपको एलिमिनेट करना है। ठीक है, इसलिए किसी चीटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सेंटर ऑफ बायंसी ऑलवेज, ऑप्शन ए है कोइंसाइड विथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ऑप्शन बी है कोइंसाइड विथ सेंटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, ऑप्शन सी है रिमेन्स अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एंड ऑप्शन डी है रिमेन्स बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ बायंसी के बारे में पूछा है कि कहाँ पर लाई करती है। ठीक है, सेंटर ऑफ बायंसी का क्या मतलब है, जहाँ पर आपका बायन फोर्स एक्ट करने वाला है उसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ बायंसी। ठीक है, तो सेंटर ऑफ बायंसी कहाँ होता है हमारा, आप चूज करिए ऑप्शन, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। आराम से थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्वेश्चंस को पढ़िए, ऑप्शंस को ज़रूर से ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ऑप्शन सिमिलर दिख रहे हैं पर है नहीं, तो ध्यान से पढ़ेंगे। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, यानी कि आपका जो सेंटर ऑफ बायंसी है इट कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है, जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है, उसका जो CG होगा उसी पर आपका सेंटर ऑफ बायंसी जो है कोइंसाइड करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द प्रिंसिपल राफ्टर इज डिजाइंड एज, बहुत ही सिंपल सारा सा क्वेश्चन है। ऑप्शन है कंटिन्यूस बीम, ऑप्शन बी इज स्ट्रट, ऑप्शन सी इज सिंपली सपोर्टेड बीम, एंड ऑप्शन डी इज वेब बीम। ठीक है, तो इनमें से हमें चूज करेंगे इनमें से एक ऑप्शन। तो इसका जो प्रिंसिपल राफ्टर है वो एक्चुअली किस तरह से डिजाइन होता है आप चूज करिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। लिखिए, नहीं है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लिखिए, ऐसा मन में मत सोची लीजिएगा कि ए या बी है, आप चेंज करेंगे, मैं जानता हूँ। पहले आप ए लिखेंगे, फिर आपको लगेगा नहीं बी, फिर आपको लगेगा सी, नहीं आपको लगेगा डी। ठीक है, अगर आपने बी बता दिया और आंसर सी हुआ तो आप बाद में बोलेंगे कि नहीं मैं भी बी ही बोल रहा था। ठीक है, तो ये इस तरह की चीटिंग मत करिएगा, क्योंकि आपको पता लगाना ज़रूरी है कि आप कौन से क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं। ठीक है, और सिंपल क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा हैं, टाइम कम रहता है, हम जल्दीबाजी में रहते हैं और
हम कोई सा भी ऑप्शन चूज़ कर देते हैं, ठीक है। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया एसएससी में कि आप ऑप्शन तो सही लगा रहे हैं, ऑप्शन अगर ए है किसी का आंसर तो आप ए ही लगा रहे हैं, पर जल्दीबाजी में वो बी हो जाता है। तो इसकी भी आपको यहीं से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करनी है। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, और मेन चीज़ जो अभी आप इस 3-4 महीने में कर सकते हैं ये है आपकी कि आप प्रैक्टिस कितनी ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर बताते हैं। प्रिंसिपल राफ्टर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह इसको डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपका सही हो गया है तो बिल्कुल आप अपने आप को 1 मार्क्स अलॉट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट व्हेन द एक्सटेंट ऑफ द एरिया इज मोर देन। ऑप्शन है ए 50 किलोमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी इज 100 किलोमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी इज 250 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर, एंड ऑप्शन डी इज 350 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोल रहा है कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट। इसका क्या मतलब हुआ? ये आपकी किसकी बात कर रहा है? ये कर रहा है जियोडेटिक सर्वे की बात कर रहा है, जियोडेटिक सर्वे की बात कर रहा है। तो जियोडेटिक सर्वे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली में 2 क्वेश्चन बन गए कि जियोडेटिक सर्वे क्या होता है, तो वो हमें पता चल गया। जब आपके अर्थ के कर्वेचर को हम अकाउंट में लेते हैं तो उसे जियोडेटिक सर्वे बोलते हैं। दूसरी चीज़ आपसे एरिया भी पूछ लिया है, तो एरिया कितना होता है ये देखना है, ठीक है। तो आप चूज़ करिए, उसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूँ। आप ध्यान रखिएगा जिसमें ऐसे ऑप्शन रहते हैं बिल्कुल न्यूमेरिकल वैल्यू, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एसएससी में गलत हो जाते हैं। हमें वैल्यूज़ याद नहीं रहती और हम कुछ का कुछ लगा देते हैं अपने रैंडम गैस के। पता नहीं कहाँ से आपने ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं कि आपके रैंडम गैस आप लगा लेते हैं, ठीक है। रैंडम गैस तो बिल्कुल भी नहीं लगाना, क्योंकि वो आपके नेगेटिव मार्क्स करने वाला है, ठीक है। चलिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 250 किलोमीटर स्क्वायर। 250 किलोमीटर स्क्वायर के ऊपर हम आपको क्या करते हैं, जियोडेटिक सर्वे करते हैं और अर्थ के कर्वेचर को हम काउंट करने लगते हैं, ठीक है। तो अगर आपका क्वेश्चन सही हो गया है तो 1 मार्क अलॉट करेंगे, और गलत हो गया है तो -0.25। साथ ही साथ इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे क्योंकि ये आ सकता है। और इसके साथ में एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अगर अर्थ का कर्वेचर हम अकाउंट में लेते हैं तो उसे जियोडेटिक सर्वे हम कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरह। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन आया है। बोल रहा है अ 30 मीटर चेन इज डिवाइडेड इनटू। ऑप्शन है 100 लिंक्स, 150 लिंक, 200 लिंक्स, 250 लिंक्स, ठीक है। तो आपको इसमें से चूज़ करना है, जल्दी जल्दी चूज़ करिए। मैं जानता हूँ मैक्सिमम लोग तो ए ऑप्शन ही चूज़ कर देंगे कि 100 लिंक्स होता है, ठीक है। ए ऑप्शन नहीं है, मैंने पहले ही हिंट दे दिया है ना, ठीक है। जल्दी से चूज़ करिए और कॉपी में लिखिए, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में भी बिल्कुल लिखिए अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन है जो थोड़ा सा आपको लगता है कि यार हाँ इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी 150 लिंक्स, ठीक है। दैट इज बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक होमवर्क और दे रहा हूँ, आप जाकर देखिए जितने भी टाइप्स ऑफ चेन्स होती हैं, टाइप्स ऑफ जो चेन्स हैं, ठीक है, आपको वो देखनी है। उनके बारे में आपको सिर्फ एक डाटा कलेक्ट करना है कि किस चेन में कितने लिंक्स होते हैं और उस लिंक की कितनी वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। इतना काम आपको करके आना है, ठीक है। तो ये आप करके लाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बनते हैं। फॉर अरेंजिंग अ लाइन द नंबर ऑफ अरेंजिंग रॉड रिक्वायर्ड इज, ठीक है। एक लाइन को अरेंज करने के लिए, मेजर करने के लिए कितनी नंबर ऑफ रेंजिंग रॉड रिक्वायर्ड होती है वो हमें बताना है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज एटलीस्ट 2, ऑप्शन बी इज एटलीस्ट 3, ऑप्शन सी इज एटलीस्ट 4 एंड ऑप्शन डी इज एटलीस्ट 5, ठीक है। तो इसमें से आपको चूज़ करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लोगों का गलत होता है, तो आराम से करिएगा। अगर आपको पता है तो ही अटेम्प्ट करिए, अगर आपको नहीं पता है वाइल्ड गैस बिल्कुल मत लगाइए, क्योंकि बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन को गलत करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है क्या ए है? नहीं। क्या बी है? जी हाँ, इसका जो सही आंसर है दैट इज़ बी। मैं जानता हूँ ज़्यादातर लोगों ने 2 ऑप्शन लगाया होगा जो कि गलत आंसर है, ठीक है। तो अगर आपने सही लगाया है तो 1 मार्क्स अलॉट करिए, या फिर गलत लगाया है तो आप -0.25 मार्क करिए। साथ ही साथ इस क्वेश्चन में आप कुछ मार्किंग कर सकते हैं कि यार इस तरह का क्वेश्चन जो है गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। द कंपनसेटिंग एरर इज प्रोपोर्शनल टू। ऑप्शन ए इज एल, ऑप्शन बी इज एल टू द पावर 1/2 यानी कि √L की बात कर रहा है, ऑप्शन सी इज L² एंड ऑप्शन डी इज 3/L की पावर 3/2, ठीक है। आराम से अगर आपने ये क्वेश्चन को पढ़ा हुआ है तो इस क्वेश्चन को ज़रूर अटेम्प्ट करिए, नहीं पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं,
क्योंकि बिल्कुल फैक्ट बेस्ड है, इसमें आपका कोई तुक्का उक्का नहीं लगेगा और काम भी नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से पहले आप अपनी कॉपी में लिखिए, बिल्कुल मक्कारी नहीं करेंगे, आप अपनी कॉपी में लिखिए ज़रूर से, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कौन से क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी है इसका जो दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इसका आंसर आप लोगों ने सही लिखा हो। बी इज द राइट ऑप्शन। अंडर रूट एल के प्रोपोर्शनल होती है आपकी कंपनसेटिंग एरर्स। जब मैं आपको सर्वे पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको एरर्स के बारे में बताऊंगा सारी चीज़ें एक एक करके। उसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट भी होता है, तो इसको आप मार्क करके देखिएगा, स्टार मार्क करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया है तो बिल्कुल और ज़्यादा ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्लोज्ड ट्रेवर्स इज। बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, कोई भी बता सकता है, सर्वे का बिल्कुल बेसिक है। ऑप्शन ए इज 2n-4 इंटू 90 डिग्री, ऑप्शन बी इज 2n+4 इंटू 90 डिग्री, ऑप्शन सी इज n-4 इंटू 90 डिग्री सॉरी, एंड ऑप्शन डी इज n+4 इंटू 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है बताइए, आप लिखिए पहले, बिल्कुल चीटिंग मत करिएगा, लिखिएगा जरूर, है ना। ऑप्शन इसका ए जो है दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर आपने धोखे से गलत कर दिया है तो -0.25 मार्क्स, बिल्कुल आप हकदार हैं इसके, है ना। नेगेटिव मार्किंग मिलनी ही चाहिए आपको अगर आप ये क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द लाइन ड्रॉन थ्रू द पॉइंट्स ऑफ सेम डिक्लिनेशन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए इज मैग्नेटिक लाइन, ऑप्शन बी इज एगोनिक लाइन, ऑप्शन सी इज आइसोगोनिक लाइन, एंड ऑप्शन डी इज गोनिक लाइन। ठीक है, तो देखिए पहली तो चीज़ आप ये समझ लीजिए कि जहाँ पे भी आपका सेम वर्ड आएगा, यानी कि आप आइसो वाला कोई एक टर्म ढूंढेंगे। आइसो का मतलब होता है इक्वल। ठीक है, तो इसका सीधे सीधे जो ऑप्शन आ गया वो आ गया सी। आइसोगोनिक लाइन्स होती हैं जहाँ पर सेम डिक्लिनेशन होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन प्लेन टेबल द ऑपरेशन विच मस्ट बी कैरिड आउट इज। आपने जैसे ही इंजीनियरिंग में ज्वाइन किया होगा, सबसे पहला जो काम आपने फील्ड में किया होगा वो प्लेन टेबल सर्वे ही किया होगा। ठीक है, तो उसमें हम क्या ऑपरेशन करते हैं वो आपको देखना है। ऑप्शन ए इज रिसेक्शन, ऑप्शन बी इज ओरिएंटेशन, ऑप्शन सी इज रेडिएशन, एंड ऑप्शन डी इज इंटरसेक्शन। इनमें से आपको चूज करना है आपने प्लेन टेबल सर्वे में क्या किया है। ठीक है, वो भी बता सकता है, फर्स्ट ईयर का बच्चा भी इसका आंसर दे देगा। ऑप्शन बी जो है इसका सही है, हम ओरिएंटेशन करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एन एलिडेट इज यूज्ड इन प्लेन टेबल सर्वे फॉर। एलिडेट किस लिए यूज होता है? ऑप्शंस हैं ए सेंटरिंग, बी ओरिएंटेशन, सी ड्राइंग लाइंस, एंड डी नन ऑफ दीज। ठीक है, इसका ऑप्शन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, हमें लगता है कि सेंटरिंग है या ओरिएंटेशन है, लेकिन इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, ड्राइंग लाइंस होता है। तो इसका ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ एलिडेट जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एलिडेट पे कई बार क्वेश्चन आता है, तो आप एलिडेट से रिलेटेड जो भी चीज़ें पढ़ सकते हैं उसे आप ज़रूर पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। उससे पहले आप देख लीजिए, अगर आपने क्वेश्चन को जो भी सही कर सकते थे नहीं किया है उनको मार्क जरूर करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है लेटरल टाइज इन आरसी कॉलम्स आर प्रोवाइडेड टू रेजिस्ट। ऑप्शन ए है बेंडिंग मोमेंट, ऑप्शन बी है शेयर, ऑप्शन सी इज बकलिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टील बार, एंड ऑप्शन डी इज बोथ बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स। ठीक है, तो आप क्या इसमें से चूज करेंगे? जो भी चूज करेंगे उसको आप लिखिए और फिर हम देखेंगे कि क्या वो सही है नहीं है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लिटरल टाइज इन आरसी कॉलम्स आर प्रोवाइडेड। जो लिटरल टाइज प्रोवाइड करी जाती हैं कॉलम्स के अंदर, वो किस लिए प्रोवाइड करी जाती हैं? ठीक है, किस चीज़ को रजिस्ट करने के लिए। ठीक है, तो लिखिए, आप इसका आंसर लिखिए क्या होता है, कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो भी पसंद आ रहा है तो आप बिल्कुल लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ पर प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी शुरू हो गया है एसएससी जेई का, जिसमें हम लेवल वाइज क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं। पहले सिंपल क्वेश्चंस, फिर उसका एक एडवांस, फिर उसका डबल एडवांस, इस तरीके से हम उसको बढ़ाएंगे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इतना अच्छा कंटेंट और कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए आप ज़रूर अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ पर आपका एसएससी जेई के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं।
साथ ही साथ हमारे चैनल पर आपको करंट अफेयर्स के भी वीडियोस मिल जाएंगे, रीजनिंग के भी हमने एसएससी जेईई के लिए स्टार्ट कर दिए हैं, तो वो भी आप बिल्कुल चेक करके देखिए। आपको कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए। आपकी किसी भी तरह की क्वेरी होती है उसे भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो वापस आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन बोल रहा था हमारा, लेटरल टाइज इन आरसी कॉलम्स आर प्रोवाइडेड टू रेजिस्ट। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज सी, बकलिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टील बार्स को रेजिस्ट करने के लिए आपके जो लेटरल टाइज हैं उसको हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 18 का है आंसर आप एक बार फिर से देख लीजिए, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। फॉर 2 पॉइंट लोड्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जिसे हम BMD बोलते हैं, इज ऑप्शन ए ट्रायंगुलर, ऑप्शन बी इज ट्रिपोजॉइडल, ऑप्शन सी इज पैराबोलिक एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर का है। क्या बोल रहा है ये आपसे, अगर आपका 2 पॉइंट लोड दिया हुआ है, 2 पॉइंट लोड यानी कि देखिए मैं यहाँ बना देता हूँ, एक बीम दी हुई है इस तरीके से ऐसी, और इसके ऊपर क्या है आपके 2 लोड लग रहे हैं इस तरीके से, वर्टिकल है ना। तो अब इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वो इस तरीके का बनता है, तो दैट इज ये इस तरीके से शेप है, इसे हम क्या बोलते हैं, ये आपका ट्रिपेजॉइडल शेप होता है। कैसा होता है, ट्रिपेजॉइडल, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, तो इसका जो आंसर है पहले आप वो नोट कर लीजिए, इसका आंसर है बी, 2 पॉइंट लोड बोला है, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है कि आपकी जनरली अगर एक पॉइंट लोड दिया हुआ है इस तरीके से, अगर आपका ये है और एक पॉइंट लोड दिया है, तो अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में इसका बनाऊँ तो इस तरीके का बनेगा ये, ठीक है, ट्रायंगुलर बनेगा। दूसरी चीज़ आप देखिए, अगर आपका यहाँ पर लोडिंग चेंज हो जाए, अगर आपका यहाँ पर UDL आ जाए इस तरीके से ऐसा, तो आपकी जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है वो कैसा बनता है, पैराबोलिक शेप का बनता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, और नहीं होंगी तो आपको यहाँ से क्लियर हो चुकी होंगी, बहुत ही ईजी चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। IS कोड फॉर डिजाइनिंग पाइल फाउंडेशन इज। आई नो आप लोग देख रहे सोच रहे होंगे कि यार ये इतने सिंपल क्वेश्चन आया था, अब ये कहाँ से आ गया, ठीक है। तो आपको इसके लिए मैं तैयार कर रहा हूँ कि हर क्वेश्चन सिंपल नहीं होगा, 1-2 क्वेश्चन बीच में स्पीड ब्रेकर ज़रूर होगा। तो आपको ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही है, आपको क्वेश्चन बनता है जो आप करिए, अगर नहीं बनता है तो छोड़ दीजिए। जो क्वेश्चन आपने पहली बार देखा है उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बोल रहा है पाइल फाउंडेशन का IS कोड कौन सा होता है, तो ऑब्वियसली ये अगर याद है तो बनेगा, अदरवाइज याद नहीं है तो नहीं बनेगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है, IS 2911 पार्ट 1 जो है पाइल फाउंडेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो बहुत कम लोगों को पता होगा ये, तो अगर आप ये चाहें तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हैं, पर अब आपने यहाँ से पढ़ लिया है तो आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। एग्जाम में अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है जो आपने फर्स्ट टाइम देखा है तो उसे आप छोड़ सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एफिशिएंसी ऑफ पाइल ग्रुप इज ऑलवेज, ऑप्शन ए इज इक्वल टू 1, ऑप्शन बी इज ग्रेटर देन 1, ऑप्शन सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड ऑप्शन डी इज लेस देन 1, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है आप बताएंगे क्या, पहले एक बार आप चूज़ कर लीजिए और लिखिए, अपनी कॉपी में लिखिएगा जरूर है ना, मन में नहीं चूज़ करना, आप कॉपी में लिखिए जो भी आपको लगता है इसका सही आंसर है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है इट इज़ ऑप्शन सी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। पाइल ग्रुप की जो एफिशिएंसी है वो 1 के या तो बराबर होती है या 1 से बड़ी हुई होती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये बन जाना चाहिए अगर आपने सॉइल एक बार भी पढ़ा है तो। फाउंडेशन इंजीनियरिंग का ये पाइल फाउंडेशन के अंदर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, द मोस्ट एफिशिएंट जॉइंट इज। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन क्या है, अब आप थोड़ा सा ये नोट से हट के हो गया, अब ये क्वेश्चन आप पे तब बनेंगे जब आप प्रैक्टिस सेट्स लगाएंगे, जब आप डिफरेंट बुक्स में जाएंगे, तब आप पे इस तरह के क्वेश्चंस बनना शुरू होंगे, ठीक है। नॉर्मली इस तरह का कोई स्टेटमेंट आपके नोट्स में नहीं होता है, इसलिए बच्चा डिसाइड नहीं कर पाता है, ठीक है। ऑप्शन है ए लैप जॉइंट, ऑप्शन बी इज सिंगल कवर बट जॉइंट, ऑप्शन सी इज डबल कवर बट जॉइंट एंड ऑप्शन डी इज फिलेट जॉइंट, ठीक है। इसका जो सही आंसर है दैट इज डबल कवर बट जॉइंट, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर है, ठीक है। अगर आपने इसका क्वेश्चन सही किया है तो 1 मार्क्स अलॉट करिए, अगर गलत कर दिया है तो -0.25। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ताकि आपको आपका लेवल पता चले, इसलिए मैं बार बार आपसे ये बातें बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। द मिडिल थर्ड रूल यूज्ड फॉर, ऑप्शन ए इज नो बेंडिंग मोमेंट, ऑप्शन बी इज नो टेंशन, ऑप्शन सी इज नो कंप्रेशन एंड ऑप्शन डी इज नो शेयर।
मिडिल थर्ड रूल किसके लिए अप्लाई होता है? नो बेंडिंग मोमेंट के लिए, नो टेंशन के लिए, नो कंप्रेशन के लिए, या फिर नो शियर के लिए। ठीक है, तो चूज करिए, आपको क्या लगता है इसमें से क्या आंसर सही हो सकता है? इसका जो सही आंसर है दैट इज नो टेंशन। हम टेंशन को अवॉइड करने के लिए मिडिल थर्ड रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बन जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। अगेन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी जो मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ ये क्या डिफरेंट पेपर्स में आए हुए रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए आप हर एक क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझ के ही रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बोल रहा है an egg shaped section of a sewer, option A is economical than circular section, option B is provides self cleansing velocity at low discharge, option C is more stable than circular section, and option D is easy to construct। egg shaped का मतलब कि आपका जो egg shaped है, देखिए जो हमारे सीवर होते हैं किस तरह के हो सकते हैं, या तो एक सर्कुलर नॉर्मली होता है, या फिर सर्कुलर की तरह जो आपका अंडे का शेप होता है ना इस तरीके का, ऐसा, तो ये होता है। तो इसमें क्या होता है, मिनिमम आपका डिस्चार्ज होता है। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि ये क्यों, इसका इन चारों में से हमें इसके लिए एक सही ऑप्शन को चूज़ करना है। ठीक है, तो क्या इकोनॉमिकल होता है, सर्कुलर सेक्शन से, सेल्फ क्लेंसिंग वेलोसिटी प्रोवाइड करता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, या फिर आसान होता है। ठीक है, आप चूज करिए सही क्या सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, प्रोवाइड सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी एट लो डिस्चार्ज। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत हो जाता है तो इसको भी ज़रा मार्क करके देखिएगा, और इसको हमेशा बात के लिए भी आप नोट करके रखिएगा। ठीक है, अगर आपने सही कर दिया है तो 1 मार्क, और अगर गलत किया है तो माइनस के 0.25 मार्क्स। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग को आप आज से ही अगर आप करना सीख गए ना कि नेगेटिव मार्किंग से कितने मार्क्स आपके कम हो रहे हैं, तभी आप अवॉइड करेंगे। वरना पेपर में तो क्या है, रैंडम तुक्का मार के आ जाते हैं, ABCD जय माता दी करके बच्चे कर देते हैं, वो नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्ट फॉर वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट। वर्केबिलिटी के लिए इनमें से कौन सा टेस्ट जो है नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन है ए स्लम्प टेस्ट, ऑप्शन बी इज कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, ऑप्शन सी इज विकेट्स टेस्ट, एंड ऑप्शन डी इज फ्लो टेस्ट टेबल। ठीक है, इसमें से हमें चूज कर रहे हैं, चूज करिए आप, उसके बाद हम वर्केबिलिटी पे थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, आई होप आपने अपना आंसर लिख लिया होगा। इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, विकेट टेस्ट। विकेट टेस्ट किसके लिए होता है, कंसिस्टेंसी को मेजर करने के लिए होता है, कंसिस्टेंसी को और इनिशियल सेटिंग टाइम को मेजर करने के लिए आपका विकेट अपरेटस टेस्ट होता है। ठीक है, बाकी तीनों जो टेस्ट हैं वो वर्केबिलिटी पे थे। ठीक है, अब देखिए SSC JEE में वर्केबिलिटी जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्केबिलिटी से आप मान के चलिए कम से कम एक क्वेश्चन आपको मिनिमम मिलना ही मिलना है। तो आप वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं सब पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबको भी आप करेंगे। ठीक है, कॉन्क्रीट में बेसिकली जनरली यही पूछा जाता है कि आपकी वर्केबिलिटी कैसी होगी, क्या चेंजेस आएंगे, उसमें वाटर सीमेंट रेशो क्या होता है, उसकी अगर आप वाटर को ज़्यादा मिला देंगे तो वर्केबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वर्केबिलिटी के ऊपर। ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल में देखिए अगर आप गेट और IAS की बात करें तो वहाँ पर अलग चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन यहाँ पर SSC JEE में हम बात करें तो बेसिकली सीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंक्रीट के अंदर ये वर्केबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ आप टिम्बर्स और पेंट्स वगैरह भी कर सकते हैं ना, और एग्रीगेट्स, इतनी चीज़ें बिल्डिंग मटेरियल में इंपॉर्टेंट है, इनको आप छोड़कर नहीं जाएंगे। कंक्रीट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर देखिए बिल्डिंग मटेरियल के अंदर भी कंक्रीट आ जाता है, साथ ही साथ कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर भी आ जाता है, उसके बाद RCC के अंदर भी कंक्रीट आ जाता है, इसलिए कंक्रीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। ठीक है, अगर आपको कुछ पढ़ना है, अभी स्टार्ट नहीं किया है आपने, तो आप सबसे पहले मैं आपसे बोलूँगा आप कंक्रीट और सीमेंट को ही पढ़िए, उसके पूरे नोट्स पढ़िए, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को लगाइए। ठीक है, तो यहाँ हमारा सेशन आज का ख़त्म होता है। अब क्या करना है आपको, आपने जितने भी 25 क्वेश्चंस करे हुए हैं आप उन 25 क्वेश्चन को एनालिसिस करिए, कितने क्वेश्चंस आपने सही करे हैं, कितने क्वेश्चंस आपने गलत करे हैं, उनको आप लिखिए और देखिए कि कितने मार्क्स थे जो आप ले सकते थे पर आपने नेगेटिव कर दिए। अगर आपने कोई क्वेश्चन छोड़ा है तो आप वो भी देखिए कि आपने क्यों छोड़ा है।
साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि जो क्वेश्चन आपने गलत करे हैं वो गलत हुए क्यों, क्या कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, क्या एरर्स आपने किसी तरह की ABCD में से कुछ लगाने की वजह आपने कुछ लिख दिया है, कोई सिली मिस्टेक है, या फिर आपको पता ही नहीं है कि क्वेश्चन किससे रिलेटेड था, फर्स्ट टाइम आपने देखा है। ठीक है, तो जिस तरह की भी एरर है उसको आप नोट डाउन करिए और आगे के लिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि इस तरह की गलती आपसे ना हो। ठीक है, अगर आपको वीडियो को अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक ज़रूर करिए, थम्स अप दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उन्हें बताइए कि भैया यहाँ पर आपका SSC JEE के प्रैक्टिस सेट डेली के आ रहे हैं, 25 क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाते हैं। और ये ऐसे नहीं है कि मैंने क्वेश्चन पढ़ा और मैंने तुरंत आपको आंसर बता दिए, ये बिल्कुल एक टेस्ट की तरह है। यहाँ पर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, हम अपना ऑप्शन लिखते हैं, अपना हम एवेल्यूएट करते हैं, अपने लेवल्स को जानते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल बाकी चैनल्स में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, लोग आपको पढ़ रहे हैं और आंसर बता रहे हैं, ऐसा काम यहाँ नहीं होगा। हम आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके इम्प्रूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं, ताकि आपके मार्क्स बढ़ें और आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सके। ठीक है, साथ ही साथ आपको कमेंट कर सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो के बारे में, या फिर आपको कुछ और वीडियो चाहिए, आपको कोई टेक्निकल हेल्प चाहिए, तो हम आपके लिए हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किस तरह की हेल्प चाहते हैं। ठीक है, और चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद आप बेल आइकन्स को दबाइए, और ताकि आपको जो वीडियो अपलोड होगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक है, और भी मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे चैनल के ऊपर आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगा, और आपको रीजनिंग के अभी हमने आपके लिए लेक्चर्स को प्रोवाइड करना शुरू किया है। मैथ्स ऑलरेडी चल रहा है, एप्टीट्यूड चल रहा है, और आपके और भी आप जो भी चाहते हैं तो आप उनको हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उन वीडियोज़ को हम ज़रूर अभी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, चलिए आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।